अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। पीछे के दो वीडियो हमने जो बनाए थे वो बनाए थे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2025 के लिए, और उसमें एक वीडियो में हमने थर्ड पेपर के बारे में पढ़ा था कि थर्ड पेपर की तैयारी हम किस हिसाब से करें, कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स हासिल हो सकते हैं। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर एक वीडियो में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2025 के लिए उर्दू से संबंधित जो किताबें हैं उनके बारे में पढ़ा था कि जो एग्ज़ाम होनी है उनके लिए हम कौन कौन सी किताबें उर्दू की पढ़ें कि हमारा स्कोर है वो अच्छा आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं उनके तो हो चुके हैं, लेकिन जिन सब्जेक्ट के इंटरव्यू होने अभी बाकी हैं जैसे पॉलिटिकल के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके इंटरव्यू कॉल अभी बाकी हैं, जियो का अभी रिजल्ट नहीं आया, जियोग्राफी का, उसी हिसाब से हिस्ट्री और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं या फिर जिनके इंटरव्यू कॉल का रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इंटरव्यू है वो किस हिसाब से होता है, हम इंटरव्यू की तैयारी किस हिसाब से करें, किस इंटरव्यू को हम कहेंगे कि ये बेहतर इंटरव्यू है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अब मैं अपने बारे में पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 में उर्दू सब्जेक्ट से जो फर्स्ट रैंक है वो आई थी, उर्दू सब्जेक्ट में फ़र्स्ट रैंक है वो मुझे हासिल हुई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, उसका एक्सपीरियंस शेयर करें और हम इंटरव्यू की तैयारी किस हिसाब से करें, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और ये भी जानेंगे कि अच्छा इंटरव्यू किसे कहेंगे, क्या हमें मॉक इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, यानी मॉक इंटरव्यू देने चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे इंटरव्यू 2025 ही मान लें, क्योंकि 2025 में ही होने। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, कौन कौन से सवालात थे। एक ये कि सब्जेक्ट कोई भी हो, जो आरपीएससी मेंबर होते हैं उनके सवालात पूछने का जो अंदाज़ है वो एक जैसा ही होता है। उनमें जो सवालात हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़े बहुत हेर फेर के साथ एक जैसे ही होते हैं। तो हमारा जो इंटरव्यू था वो हुआ था 20/1/25 से 29/1/25 तक। इस दौरान हमारा इंटरव्यू का जो चरण है वो चला था। फिर क्या हुआ कि एक नया रिज़ल्ट आया, एडिशनल रिज़ल्ट, उसका इंटरव्यू है वो 11/2/25 को हुआ था और 12/2/25 को उर्दू सब्जेक्ट का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आरपीएससी ने अपनी साइट पर अपलोड कर दिया था। अब मैं अपनी इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू था वो इस चरण में था, और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था 24/2/25 को। 24 फरवरी 2025 को मेरा इंटरव्यू हुआ था, और मेरा इंटरव्यू है वो था सेकंड चरण में। दो चरण होते हैं, पहला चरण मॉर्निंग में होता है, दूसरा है वो आफ्टरनून या फिर इवनिंग कर सकते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू कॉल था वो था 24 फरवरी 2025 और सेकंड शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू होना था। अब मैं अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि कौन कौन से सवालात हैं जो मुझसे वहाँ पर पूछे गए थे। तो 24 को हम आरपीएससी जैसे पहुँच गए थे लगभग आधा घंटा पहले, तो आप भी कोशिश करिए कि कम से कम आधा घंटे पहले आप आरपीएससी के सामने पहुँच जाए। पहले ही पहुँच सकते हैं लेकिन कम से कम आधा घंटा पहले आप आरपीएससी के सामने पहुँच जाए ताकि आप रिलैक्स कर सकें आराम से। आरपीएससी के सामने आपको इत्मीनान हो जाएगा कि मेरा इंटरव्यू है वो अब होना है। आपका जब इंटरव्यू होगा तो जो आपके इंटरव्यू कॉल लेटर है उसमें लिखा होगा कि आपका समय है वो टाइम क्या रहेगा। एक चरण में है वो 8 कैंडिडेट के हैं, 8 कैंडिडेट के इंटरव्यू होंगे। एक बोर्ड में है वो 8 कैंडिडेट के इंटरव्यू होने। मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड था वो था कैलासन मीणा जी का, जो आरपीएससी के फ़िलहाल जो चेयरमैन हैं वो कैलासन मीणा है, केसी मीणा, जिन्हें शॉर्ट में केसी
मीणा कहते हैं, ठीक है। कैलाश चंद मीणा सर का मेरा बोर्ड था, जिसमें 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। मेरा जो इंटरव्यू होना था उसमें जो मेरा नंबर था वो था 6 नंबर पर। मुझसे पहले हैं वो 5 कैंडिडेट के इंटरव्यू हो चुके थे और मेरा इंटरव्यू था वो था 6 नंबर पर। और तकरीबन जब मेरी इंटरव्यू हुई थी उस वक्त जो टाइम था वो था तकरीबन 3:45 या फिर 4 बजे के आसपास, क्योंकि वहाँ पर नहीं तो घड़ी रखने देते हैं, नहीं फ़ोन रखने देते हैं। तो एक अंदाज़ था कि मेरा जो इंटरव्यू है वो 3:45 और 4 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ। जैसे ही हम इंटरव्यू का जो बोर्ड है उसमें दाखिल हुए तो सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी होती है कि मे आई कम इन सर, ये बोलना होता है। आप मे आई कम इन सर बोल सकते हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ, कुछ भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले जो बोलना है वो ये बोलना है कि मे आई कम इन सर, ठीक है। मे आई कम इन सर बोलने के बाद में वो कहेंगे कि ठीक आ जाओ। और वहाँ पर आपके सामने हैं वो 3 मेंबर बैठे होंगे, जिसमें एक आरपीएससी का जो सदस्य होगा यहाँ पर, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ होगा, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ होगा और सामने एक मेज़ सी लगी होगी और आपकी कुर्सी है वो यहाँ होगी। तो ये जो 3 हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर आते ही जैसे मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग होगा और नमस्ते वगैरह भी कर सकते हैं, आदाब भी कर सकते हैं। और इवनिंग है तो उस हिसाब से गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर वगैरह जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाते ही हमें, जैसे हम दाखिल होंगे, दाखिल होने के बाद में यहाँ हमें खड़े होना, चेयर लगी हुई है। जब तक आरपीएससी के मेंबर खुद ना कहे कि बैठ जाओ तब तक आपको बैठना नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं बैठना है। अगर वो कह दे कि आप बैठो तो अच्छी बात है, हमें बैठ जाना है। वरना अगर वो नहीं कहे तो आप उनसे इजाज़त लें कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो वो आपको इजाज़त दे देंगे कि ठीक है आप बैठो। तो आप एकदम इत्मीनान से, एकदम रिलैक्स होकर अच्छे से बैठना है। जैसे ही आप बैठोगे, सबसे पहले मेरे साथ या फिर सभी के साथ यही होता है कि सबसे पहले आपसे आरपीएससी का जो मेंबर है, जो आरपीएससी के बोर्ड मेंबर हैं, बोर्ड के जो आरपीएससी मेंबर हैं वो आपसे सवालात करेंगे। अब सवालात कैसे होंगे वो देखो। जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे जो सब्जेक्ट के जो और कैंडिडेट थे उनमें से 123 को आरपीएससी ने इंटरव्यू कॉल किया था। उनका एक्सपीरियंस है, हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें जो बातें होती थी उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। जो कैंडिडेट 1, 2, 3 नंबर तक होते हैं उनसे अमूमन ये होता है कि टाइम ज़्यादा लेता है। मतलब जो इंटरव्यू टाइम है वो तकरीबन 20 मिनट प्लस माइनस 2-4 मिनट हो सकते हैं। तकरीबन इनसे 20-20, 25-25 मिनट तक इंटरव्यू आरपीएससी मेंबर वगैरह है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट वो लेते हैं। जैसे जैसे ये नंबर 4 है, 5 है और 6, 7, 8 पर जाएंगे तो ये जो टाइम है 20-25 मिनट वाला, ये घटकर 15 और 10 मिनट के आसपास आ जाएगा। जैसे जैसे जो स्टूडेंट है वो आते जाएंगे, टाइम है वो कम देते जाएंगे। तो सबसे पहले जो आरपीएससी मेंबर है उन्होंने मुझसे जो सवालात किए वो ये थे, क्योंकि मुझसे पहले 5 कैंडिडेट है वो जा चुके थे। अब आरपीएससी मेंबर भी थकान महसूस करने लगे और अमूमन यही होता है कि जो काम शुरू करते हैं तब टाइम ज़्यादा लेते हैं, इत्मीनान से लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे कैंडिडेट आते जाते हैं तो आरपीएससी मेंबर हैं वो जल्दी में होते हैं। तो मुझसे जो सवालात हुए थे उसमें से पहले उन्होंने खुद ही कहा था कि आपने 10वीं यहाँ से की, 12वीं यहाँ से की, फर्स्ट ईयर जो फाइनल है वो यहाँ से की, बीएड वगैरह है, और ये जो सारी डिटेल एमए वगैरह है, नेट सेट है, सारी डिटेल उन्होंने खुद ने ही बता दी कि इस सन में आपने की थी। तो मैं हाँ करता चला गया, जी सर, हाँ सर, जी सर। तो ये बात हुई थी। फिर चूँकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मुझसे जो पहला सवाल था वो ये था कि आप अक्टूबर 2023 से मेरी जॉइनिंग, जो उसमें उनको पास डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें लिखा होता है मेरी जॉइनिंग है वो 7 अक्टूबर 2023 की थी। तो उन्होंने कहा कि आप अक्टूबर 2023 से गवर्नमेंट सर्विस में एज ए लेक्चरर हैं। तो बताइए कि आपकी ज़िंदगी में गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के बाद, लेक्चरर बनने के बाद कौन से 3 बदलाव आए? ठीक है, पहला सवाल यही था जो मुझसे आरपीएससी मेंबर कैलाश चंद मीणा जी ने पूछा था, केसी मीणा जी ने पूछा था। मैंने इसके जवाब दिए जो मुझसे बन पड़े। मैं आपको जवाब भी बता देता हूँ जो मैंने दिए, ताकि आपको कुछ इससे एक्सपीरियंस या फिर कुछ टिप्स मिले कि हम तैयारी कैसे करें। मैंने पहला जवाब ये दिया कि सर, पहली मेरी जो इकोनॉमिकली स्थिति है वो थोड़ी ख़राब थी। जैसे ही मैं टीचर बना, गवर्नमेंट सर्विस में आया, तो मेरी जो इकोनॉमिकली स्थिति, आर्थिक स्थिति है
वो थोड़ी मजबूत हुई। अब मुझे अपनी आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने उनको बताई वो ये थी कि सर पढ़ने पढ़ाने का मेरा जो शुरू से ही मन रहता था पढ़ने और पढ़ाने में। अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ जिससे मुझे दिली सुकून या फिर हम कहें कल्बी सुकून, आंतरिक शांति मिलती है, तो मुझे इसमें ये हासिल होती है और मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैंने उनको बताई वो ये बताई कि सर पहले मैं एक स्टूडेंट था, तब मैं कोई भी काम करता था तो बिना सोचे समझे कर लेता था। अब मैं एक टीचर हूँ, बच्चों के लिए एक आइकन हूँ, तो मैं कोई भी काम करता हूँ तो बड़े ही सोच समझ कर और जिम्मेदारी के साथ ही करता हूँ। कोई भी ऐसा वैसा काम भी नहीं करता। मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो जो RPSC मेंबर है कैलासन मीना जी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। फिर आप ये बताओ कि कदमी और जदमी, यानी उन्होंने पूछा था मुझसे कदीम और जदीद में क्या फ़र्क है। ये दो लफ्ज़ हैं कदीम और जदीद, ये उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। क्या क्या चीज़ हिंदी में लिख देता हूँ मैं ताकि सबको समझ में आए। कदीम और जदीद, कदीम और जदीद, इसमें क्या फ़र्क है, और जो पोइट्री है, शायरी है, इसमें इसका क्या रोल है, और आप इनके कोई एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर बताओ। तो मैंने बताया कि सर कदीम है, इसका मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन या पुराना। ठीक है, प्राचीन। और जो जदीद है इसका मतलब होता है नूतन, यानी नया। जो पुराना दौर था पोइट्री में उसे हम कदीम दौर कहते हैं। जो अभी चल रहा है, जो नूतन है, जो नया दौर है, उसे हम जदीद दौर कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल दो, उनकी कोई एक पोइट्री सुनाओ, एक शेर सुनाओ। ठीक है, एक स्टेंजा सुनाओ। तो मैंने जो कदीम में सुनाया था वो एक वली दक्कनी, क्या नाम है, वली दक्कनी। वली दक्कनी उर्दू के एक मशहूर शायर हुए हैं जिनको बाबाए उर्दू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो जो सॉरी बाबाए उर्दू नहीं कहते इन्हें, जो पहला बाकायदा गज़ल को शायर भी कहते हैं। तो उनका मैंने एक शेर सुनाया था, और शेर था कि शगल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी हो क्या मिजाजी का। तो खुश हुए और उन्होंने कहा ठीक है, ये तो कदीम का हो गया, अब आप जदीद का कोई शेर सुनाओ। तो जदीद में एक शायर है जिसको आप सब ने सुना होगा, जिनका नाम है जॉन एलिया, जो अमरोहा उत्तर प्रदेश के हैं। फिर वो पाकिस्तान में चले गए, बड़े ही मशहूर शायर हैं। उनकी गज़ल का एक शेर सुनाया था। वो शेर था कि क्या तकल्लुफ़ करे ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर उन्होंने अगला सवाल जो मुझसे किया वो ये था कि उर्दू आवाम की ज़बान नहीं बन पाई, तो आप इन्हें अपने सब्जेक्ट पर भी ले सकते हो, जैसे जो भी सब्जेक्ट आपका है। ठीक है। तो उर्दू है, आवाम की ज़बान नहीं बन पाई, लोगों की ज़बान नहीं बन पाई, सरकारी ज़बान नहीं बन पाई, इसके पीछे क्या वजह है, कोई एक वजह बताओ। तो मैंने इसकी जो वजह बताई थी वो वजह ये थी कि सर जो इसका रस्मुल ख़त है, इसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो देवनागरी स्क्रिप्ट से रोमन जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसके मुकाबले में बेहद मुश्किल है। ठीक है। एक तो ये वजह बताई, और दूसरी वजह जो मैंने इसकी बताई वो ये बताई थी कि सर जो उर्दू है उसमें आज भी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और भी दीगर ज़बानों की, जो आज प्रचलन से बाहर हो गई। जो आज जो देसी ज़बान है या फिर कहीं जो आम बोलचाल है उसमें वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होते। इससे भी लोगों को उर्दू बोलने में तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से लोग उर्दू से दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आपसे अगला सवाल पूछते हैं। फिर उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछा वो ये था कि आप ये बताओ कि जो संविधान है, क्या है संविधान, उसमें उर्दू से मुतल्लिक क्या चीज़ें हैं, संविधान का उर्दू में क्या रोल है, संविधान में उर्दू का क्या रोल है। तो मैंने उनसे बताया कि सर संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भारतीय ज़बानों को अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल किया गया है, और उन 22 भाषाओं में एक उर्दू भी है। कौन सी है, उर्दू भी उन 22 भाषाओं में से एक ज़बान है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। फिर ये बताओ कि उर्दू को इससे क्या फ़ायदा हुआ, संविधान में उर्दू को अनुसूचित भाषा या ज़बान का दर्जा हासिल है, इससे उर्दू को क्या फ़ायदा हुआ। तो मैंने उनसे
कहा कि सर जो बेनिफिट और ज़बानों को हो रहे हैं, जैसे हिंदी को या फिर बंगाली है, पंजाबी है, सिंधी है, इनको हो रहे हैं, वह सारे के सारे फ़ायदे उर्दू को भी हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी किताब है, जैसे हम NCERT की साइट से देखेंगे तो किताबें वहाँ पर उर्दू मीडियम में मिलेगी। और इसकी एक वजह ये है कि ये जो भारत की 22 अनुसूचित भाषा हैं उनमें शामिल है, इसलिए यहाँ पर उर्दू मीडियम में किताबें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि सर थोड़े दिन पहले जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने एक ऐलान किया था, एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ भाषाई जो पार्लियामेंट है उनकी जो कामकाज है वो उन भाषाओं में उनका तर्जमा होता है, उसका ट्रांसलेशन होता है। अब कुछ भाषाएं और जोड़ी गई है और उन भाषाओं में कौन सी है? उर्दू उन भाषाओं में है जिन भाषाओं में अब संसद के पार्लियामेंट के कामकाज के जो पूरा रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है। फिर मुझसे जो अगला सवाल था वो ये था कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट से जुड़े कोई 2 शायरों के नाम बताओ। प्रोग्रेसिव मूवमेंट जिन्हें हिंदी या हम उर्दू में कहें तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक एक शायरों की ऐसी तहरीक जो तरक्की को पसंद करे, जो लोगों को आगे बढ़ने का ज़रिया बने, जो लेखनी है, जो शायरी है, जो अदब है, जो लिटरेचर है, उसको तरक्की के लिए इस्तेमाल करे ताकि लोग तरक्की करें। ठीक है, ये तरक्की पसंद तहरीक है, ये उर्दू से मुतल्लिक है। इनकी शुरुआत 1936 में हुई थी और उसकी पहली जलसे की सदारत मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। और भी बहुत सारे फैक्ट है, हालांकि हमें उसमें नहीं जाना है। तो उन्होंने सीधे पूछा कि तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े कोई 2 शायरों के नाम बताओ, 2 कवियों के नाम बताओ। तो मैंने एक नाम बताया था जो था अली सरदार जाफरी। ठीक है, अली सरदार जाफरी पहला नाम ये बताया था। दूसरा नाम जो मैंने उनको बताया वो बताया था फैज़ अहमद फैज़। ये सवाल मुझसे पूछा था कि फैज़ अहमद फैज़ की कोई एक शेर सुनाओ। फैज़ अहमद फैज़ अपने आप में एक मशहूर बागी शायर हैं जिनको उर्दू वाले तो जानते ही जानते हैं, उर्दू के अलावा दीगर ज़बान का इल्म रखने वाले भी फैज़ से वाकिफ़ हैं। तो उन्होंने फैज़ का नाम सुनते ही कहा कि चलो ठीक है, आप फैज़ का एक शेर सुनाओ। वहाँ क्या हुआ कि मैंने बहुत सारी कोशिश की लेकिन फैज़ का शेर मुझे याद नहीं है। हालांकि बहुत सारे शेर हैं, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब थे गम रोज़गार के, और भी बहुत सारे शेर हैं। गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बहुत सारे शेर हैं लेकिन उस वक्त मुझे याद नहीं आया, तो मैंने साफ साफ बोल दिया सॉरी सर, मुझे इसका जवाब भी याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं है। फिर जो RPSC मेंबर है उनके सवालात ख़त्म हुए। यहाँ से जो RPSC मेंबर है, ठीक है, उनके सवालात ख़त्म हो गए। उन्होंने जो अपने साइड में बैठे थे अब उनसे कहा कि ठीक है आप इनसे सवालात करो। ठीक है, ये मैं बैठा हूँ और ये RPSC का जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो था। इनके सवालात पूरे हो गए ये RPSC मेंबर ही। अब उन्होंने मुझे इनके हवाले कर दिया। इन्होंने जो मुझसे पहला सवाल किया वो ये था कि आपको गद्य पसंद है या पद्य, जिसे हम उर्दू में कहें कि नसर पसंद है या शायरी। तो मैंने कहा कि सर मुझे पद्य पसंद है, शायरी पसंद है, ठीक है, पोइट्री पसंद है। तो दूसरा सवाल उन्होंने कर दिया कि ठीक है आपको पोइट्री पसंद है तो आप बताओ कि आपको सबसे बेहतर पोइट कौन सा लगा, कवि कहे हम शायर कहे। तो उन्होंने कहा कि कौन सा शायर है जो आपको सबसे बेहतर लगा। तो मैंने हम सब के फेवरेट गालिब साहब का नाम लिया, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि ठीक है आपने गालिब को पढ़ा है। मैंने कहा कि सर जितना मुझसे हुआ मैंने पढ़ा है। कि चलो अच्छी बात है, फिर एक काम करो। मुझसे कहा कि सामने वाइट बोर्ड है, वहाँ पर स्केच वगैरह लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर है, आप जाओ और मैं जो बोलूँ गालिब का एक शेर वो आप बोर्ड पर लिखो उर्दू में, उर्दू रस्मुल ख़त में। ठीक है, जो उर्दू रस्मुल ख़त जिसमें लिखी जाती है यानी उर्दू लिपि में वो लिखनी थी। मैं सामने गया, बोर्ड पर पहले कुछ लिखा हुआ था वो मैंने साफ किया। ठीक है, जैसे मुझसे हुआ कि मैंने वो साफ किया, मेरे से जैसे हुआ। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप लिखना शुरू करो।
ठीक है सर, आप बोलिए। तो उन्होंने एक गालिब की जो एक किताब है दीवाने गालिब, उसमें उनकी पहली गज़ल है जिसमें पहला शेर है, नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ है तहरीर का, कागजी है पेरहन हर पे करे तस्वीर का। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका अगला शेर बोलूँगा, आप बोर्ड पर लिखो। उन्होंने एक शेर बोला जो ये था कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, शुभ है करना शाम का लाना है जुए सीर का। मैंने वो बोर्ड पर लिखा। जैसे मैंने लिखा तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो आप फिर से इसे देखो कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या इस पर कहीं कोई मिस्टेक है। तो उर्दू में एक शब्द उन्होंने बताया था सुबह, असल नाम ये था, लेकिन मैंने वो क्या कि वो थोड़ा उसमें रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा दबाव में रहते हैं, तो मैंने वो सुबह को जगह शुभ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ से सुनाई भी नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसे जैसे यहाँ लिखा हुआ था उसे कहा कि सर ये गलत लिख दिया, इसे काट दिया। फिर एक नया नाम सुबह जो सही था वो लिख दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब तो सही है क्या, अब कोई मसला है क्या? मैंने कहा कि नहीं सर, ये अब एकदम सही है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप एक काम करो, मान लो आप क्लास में पढ़ा रहे हो और ये शेर आपके सिलेबस में, आप इसे किस तरह पढ़कर सुनाओगे? तो मैंने बताया कि सर मैं इस तरह से पढ़ूँगा, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शेर का। तो मैंने ये पढ़ा। तो फिर उन्होंने बोलने की कोशिश की, उससे पहले मैंने बोल दिया, क्योंकि ये जो शेर है ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगा और मुझे लगा कि अब ये कहेंगे कि इसकी तसरीह करके बताओ, इसकी व्याख्या करके बताओ, और मुझे उसकी आती नहीं थी। तो मैंने कहा कि सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कोई दूसरा टॉपिक जो मैं तैयार करके आया हूँ वो पढ़ा दूँ। तो उन्होंने कहा कि ना, आप रहने दो, आप आ जाओ। पहले आरपीएससी मेंबर के सवाल थे, फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उनके सवाल पूरे हो गए। मैं जाकर बैठ गया। अब उन्होंने कहा कि चलो अब आपकी बारी, आप पूछो। तो अब उन्होंने सवाल शुरू कर दिए। फिर जैसे कि मैंने पहले सवाल में उनको जवाब दिया था, अपने याद होगा कि उन्होंने पूछा था सर ने कि कदीम और जदीद में क्या फ़र्क है, मैंने एक मिसाल भी दी थी। तो उन्होंने वहाँ से एक सवाल उठाया कि आपने जो मिसाल दी उसमें आपने इसके हकीकी की बात की थी, तो ये बताओ कि उर्दू में इसके हकीकी आया कहाँ से? मैंने ये शेर पढ़ा था ना, शगल बेहतर है इश्कबाजी का, क्या हकीकी और क्या मिजाजी का। तो आप बताओ कि ये इश्क हकीकी है या उर्दू अदब में कहाँ से आया? तो उस वक्त ये अचानक सा सवाल आया। तो मैंने कहा कि सर ये शायद अरबी फ़ारसी से आया है, अरबी या फ़ारसी ज़बान से, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया कि आप कंफर्म नहीं हो। मैंने कहा कि सर अभी मैं इस बारे में फुल तरीके से कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है कि इसमें कोई मिस्टेक हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप ये बताओ कि जो तहरीक आज़ादी है, जो इंडियन स्ट्रगल है, अगर इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट है, तहरीक आज़ादी जो आंदोलन है, उससे जुड़े अखबारों के नाम बताओ, कौन कौन से अखबार थे उर्दू के जो तहरीक आज़ादी से जुड़े हुए थे। तो मैंने जो नाम बताए उनमें पहला नाम बताया दिल्ली उर्दू अखबार, ठीक है, पहला नाम मैंने जो बताया वो था दिल्ली उर्दू अखबार। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, दिल्ली उर्दू अखबार और एक उर्दू का एक मशहूर अखबार है जामे जहानुमा, कि इन दो को छोड़कर आप कोई तीसरा अखबार का नाम बताओ। बहुत सारे अखबारों के नाम याद थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि हम थोड़े डिप्रेशन में होते हैं, थोड़े दबाव में होते हैं, तो वो भूल जाते हैं। तो मैंने कहा कि सर हम सॉरी, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मेरा जो सॉरी वाला है वो स्टार्ट होता है। अब आप सुनिए कि मैंने कितनी बार सॉरी कहा। मैंने पहले आरपीएससी मेंबर को सॉरी कहा था जब उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का शेर सुनाने के लिए कहा था। फिर मैंने जो बोर्ड के जो प्रथम सब्जेक्ट एक्सपर्ट है जिन्होंने कहा था कि ये शेर पढ़ो, तो मैंने उनसे भी सॉरी कहा था कि सॉरी सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कोई दूसरा जो टॉपिक पढ़ा दूँ। 2 बार सॉरी। तीसरी बार जो मैंने सॉरी बोला था वो यहाँ बोला था कि सॉरी सर, मैं कोई तीसरा उर्दू अखबार का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। 3 बार सॉरी हो गई। अब आगे मुझसे उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, आप ये बताओ कि राजस्थान के सवाल कहाँ से आया, राजस्थान के उर्दू शायर, सवाल अब राजस्थान के उर्दू शायरों से
शायरों से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। राजस्थान की उर्दू शायर, ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो राजस्थान के उर्दू शायरों के बारे में तो उन्होंने सवाल किया था कि राजस्थान के उन उर्दू शायरों के नाम बताओ जो अभी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो हम सब के अजीज़ जो हैं वो हैं, ठीक है, सबको पता है कौन है, अख्तर शिरानी। अख्तर शिरानी साहब का मैंने नाम लिया कि अख्तर शिरानी है वो उर्दू के एक मशहूर शायर हैं जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अख्तर शिरानी को छोड़ दो। अख्तर शिरानी के अलावा जो उर्दू शायर हैं जो अभी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं उनके नाम बताओ। तो मैंने याद करने की कोशिश की लेकिन मुझसे याद नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर कहा कि आपको पता नहीं है? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि शीन काफ निज़ाम, शीन काफ निज़ाम, इनका नाम सुना है? मैंने कहा सर सुना है कि ये उर्दू अदब के बहुत बड़े अदीब और शायर हैं। इनका ताल्लुक़ है वो है जोधपुर से। कहाँ से है? आरपीएससी के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि शीन काफ निज़ाम का नाम सुना है। मैंने कहा जी सर मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा कि ये जोधपुर के हैं, उर्दू के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। मैंने कहा कि सर सॉरी, मुझे उस वक्त याद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इनके अलावा एक और है जिनका नाम है शकील जयपुरी, शकील जयपुरी। मैंने कहा कि सॉरी सर, इसका नाम या इनका नाम मुझे पता नहीं था। मैंने 2 बार सॉरी बोला, ठीक है। अब आप देखोगे कि सॉरी का क्या फ़र्क पड़ता है, सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सॉरी बोलने से नंबर कटते हैं, नंबर मिलते हैं, ये आप डिसाइड करना, ठीक है। तो मैंने कहा सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता। फिर एक बात बीच में जो रह गई, जब अखबारों का ये चल रहा था तो मैंने एक नाम लिया था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। तो उन्होंने पूछा था कि एक सा पहला कौन सा अखबार था जो हिंदी और उर्दू दोनों में मुश्तरका यानी दोनों लैंग्वेज में छपता था। तो मैंने वहाँ भी बोला था कि सॉरी सर, मुझे इस बात का पता नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट है वह पहला अखबार था जो हिंदी और उर्दू दोनों में छपता था। वहाँ भी मैंने सॉरी बोला था, यहाँ भी मैंने सॉरी बोला। अभी इसके बाद में उन्होंने जो सवाल किए उनमें जो आखिरी सवाल कह सकते हैं वो ये था कि जो तहरीक आज़ादी है, ठीक है, आज़ादी आंदोलन है, आज़ादी की तहरीक है, तहरीक आज़ादी है, आज़ादी की तहरीक है, उस तहरीक में कौन कौन सी सिन्फ ने हिस्सा लिया, कौन कौन सी विधा है, जैसे होती है ना गद्य और पद्य में कौन कौन सी विधा, जैसे हम कह सकते हैं कि गीत है, दोहा है, छंद है, नावल है, कहानी है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ों ने हिस्सा लिया। तो अब ये सवाल जो इस इंटरव्यू में पूछा गया था सबसे आसान सवाल यही था। इसके जवाब है कि सारी सिन्फ, जैसे हम नाम ले सकते हैं कसीदा है, गज़ल है, रुबाइया, मरसिया, मसनवी, सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। लेकिन उस वक्त ये क्योंकि पहली बार ये सवाल सामने आया था तो यहाँ भी मैंने कहा था कि सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। तो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को तो मैंने ये मान लो कि सॉरी सॉरी ही बोला। क्या बोला? सिर्फ सॉरी ही बोला। कोई 1-2 जवाब दिए छोटे मोटे, वो भी अधूरे, और क्या बोला? सॉरी। अब वो मेरी सॉरी सुन सुन के परेशान हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लगता आप तैयारी करके नहीं आए हो। अब जब ये बात सुनी तो मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। होना भी चाहिए, लाजमी बात है, सभी होते हैं जब ये कह दे सामने वाला कि आपने तैयारी नहीं की है। ये बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने जो आरपीएससी मेंबर है उनको कहा कि अब आप देखिए, आखिर में फिर आरपीएससी मेंबर देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी इंटरव्यू हो गई है, आप जा सकते हो। उन्होंने कहा कि आपकी इंटरव्यू हो गई, आप जा सकते हो। तो मैं वहाँ से बाहर आ गया। अब उसके बाद में तो यूँ समझ लो कि ये जो बात जो तीसरे मेंबर ने कही थी कि आपका इंटरव्यू हो गया, आपने तैयारी नहीं की लगता है, तो ये बात सुनकर मुझे बेहद अजीब सा लगा क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने खूब तैयारी की थी। अब मेरा इंटरव्यू जो आपने सुना, आपको ये लगेगा कि एकदम साधारण हुआ है, इसमें कोई भी जो बेहतरीन चीज़ हम नहीं कह सकते कि बेहतर हुआ है। एक तरह से देखिए तो ये इसे हम मान लो कि जैसे 10 नंबर का इंटरव्यू हो, ठीक है, उसमें से
एवरेज का हम मान सकते हैं कि 5 है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो इंटरव्यू है मेरे हिसाब से ये एवरेज भी नहीं था बल्कि उससे भी नीचे का था। यानी हम मान सकते हैं कि ये 3-4 नंबर वाला इंटरव्यू हुआ है 10 में से। अब मुझे तो यही लगा, आरपीएससी मेंबर को क्या लगा वो बेहतर जानते हैं, ठीक है। फिर इसका जो रिज़ल्ट आया वो मैंने पहले ही बताया था कि इसका रिज़ल्ट आया था 12 फरवरी 2025 को। जब इंटरव्यू कॉल का रिज़ल्ट आया तो फिर हमने पीडीएफ देखी। उस पीडीएफ में जो मेरा नंबर था वो था फर्स्ट रैंक के साथ 25,65,836। इसके साथ में लिखा हुआ था M1 मेरिट नंबर 1। जब ये रिज़ल्ट देखा तो मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हुआ। क्यों? थ्योरी में अच्छे मार्क्स थे, ठीक है, लेकिन जो इंटरव्यू इतना ख़राब हुआ मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा था कि अपना नंबर अभी शायद आए या फिर ना आए, लेकिन उसके बाद में मेरिट नंबर 1 देखकर थोड़ा अजीब या फिर कहूँ बहुत ज़्यादा अजीब लिखा। 3-4 बार वो स्क्रॉल कर करके देखा और बार बार में अपने नंबर मिलाए, तब जाके यकीन हुआ कि नंबर तो मेरे ही है। अब हम बात करें कि अच्छा इंटरव्यू क्या होता है, बुरा इंटरव्यू क्या होता है। मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने मैंने शेयर किया। अब देखो कि हम अच्छा इंटरव्यू किसे कहें, बुरा इंटरव्यू किसे कहें। हमारा जो ग्रुप है उसमें से कुछ साथी ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि उनका इंटरव्यू बेहतरीन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। एक तो होता है बेहतर, एक होता है बेहतरीन। तो वो मान रहे थे उनका इंटरव्यू है वो बेहतरीन हुआ है, ठीक है। और उनकी जो उम्मीदें थी वो तकरीबन, जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो अपने नंबर 24 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो उनमें से वो कम से कम 12-13 से लेकर 15-16 नंबर तक अपने मान रहे थे कि कम से कम इतने नंबर तो हमें देगा ही देगा इंटरव्यू वाला, जो इंटरव्यू बोर्ड है वो कम से कम इतना देगा। और मैं जहाँ तक मान रहा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से मैं मान रहा था कि 5-6 जोर मार के 7 नंबर देगा तो देगा, वरना नहीं देगा। और अभी तक इंटरव्यू के नंबर शो नहीं हुए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे इंटरव्यू में कितने नंबर मिले हैं, कम से कम 12 और 10, यानी अपन कह सकते हैं 12, 10, 10, 12 के आसपास नंबर मिले। ये इंटरव्यू ख़राब हुआ, ये मेरे अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जो आरपीएससी के मेंबर थे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उनकी नज़र में शायद ये इंटरव्यू जितना मैं सोच रहा था उतना ख़राब नहीं था। और रही बात इनको, जो बाकी के कैंडिडेट थे, कुछ थे हमारे साथी जो वास्तव में जिनको लगता है कि उनका अच्छा हुआ है, लेकिन उनको नंबर है वो इतने नहीं मिले। उनकी नज़र में जो आरपीएससी मेंबर है उनकी नज़र में उनके नंबर हैं वो शायद 10 से नीचे थे सभी के, ठीक है। तो इंटरव्यू अच्छा हुआ है, इंटरव्यू ख़राब हुआ है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये डिसाइड करेंगे आपके नंबर। 24 में से आपको कितने नंबर मिलते हैं। अगर 24 में से आपको 10 प्लस नंबर मिले हैं तो इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। अगर आपको 15 प्लस नंबर मिले हैं तो इसका मतलब है आपका इंटरव्यू अच्छे से थोड़ा बेहतर हुआ है। अगर आपको 17 प्लस नंबर मिल गए तो इसका मतलब है आपका इंटरव्यू बेहतर नहीं बेहतरीन हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बेहतरीन हुआ है, और आपके नंबर अगर 6 से 10 के बीच में है तो इसका मतलब है आपका इंटरव्यू आपके मुताबिक अच्छा हुआ है, लेकिन आरपीएससी मेंबर के सामने आपका इंटरव्यू कोई भी मायने नहीं रखता, या फिर जो आपने सोच रखा है उतनी अहमियत नहीं रखता। अब रही बात है, कुछ कहते हैं कि सर सॉरी बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। मुझे भी पहले ये लगता था कि सॉरी बोले कि नहीं बोले। मैंने तकरीबन अपनी इंटरव्यू में कम से कम 7 से 8 बार है वो सॉरी बोला था, और मेरा इंटरव्यू भी लंबा नहीं था, तकरीबन 8 से 10 मिनट के बीच में मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। 8 से 10 मिनट में मैंने तकरीबन 7 से 8 बार सॉरी बोला था। और जहाँ तक मुझे लगता है, अभी तक नंबर शो नहीं हुए, लेकिन लगता है कि यहाँ पर सॉरी का कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छी बात ये है कि अगर आपको जवाब नहीं आए तो आप फटाक से सॉरी बोल दें कि सॉरी सर मुझे याद नहीं है। लेकिन आप ऐसे ना हो कि आपसे पूछे कि कोई सवाल पूछ लिया और आप उनका जवाब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे रहे हैं, यानी गलत दे रहे हैं, और ज़बरदस्ती उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप सही हैं, आप हीरो बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है।
अगर आपको नहीं आए तो साफ साफ मना करिए कि सॉरी सर मुझे नहीं आता। अब आप ये देख लें 8-10 मिनट में मैंने कम से कम 7-8 बार सॉरी कम से कम कहा है, ठीक है। और नंबर जहाँ तक मुझे लगता है कि फर्स्ट रैंक आने में वो क्या है कि सिलेक्शन होने के लिए आपकी जो थ्योरी है, सिलेक्शन आपको थ्योरी मार्क्स दिलाते हैं और रैंक आपको इंटरव्यू नंबर, इंटरव्यू जो नंबर है वो दिलाते हैं। सिलेक्शन आपका थ्योरी मार्क्स से होगा, लेकिन रैंक है वो आपके इंटरव्यू नंबर है उन पर डिसाइड करती है कि आप इंटरव्यू में कितने नंबर लाते हो। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू है वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपके नॉलेज का नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का चेक होता है। अगर आपको नहीं है तो आप साफ साफ सॉरी बोल दे, सॉरी सर मुझे नहीं पता। और आप ज़बरदस्ती कोई सवाल का जवाब अपनी तरफ से दोगे तो इससे आपका नुकसान होना तय है। आप आराम से जाए, कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका इंटरव्यू ख़राब हो रहा है तो भी कोई मसला नहीं है। जब तक आरपीएससी मेंबर आपके नंबर कम ना दे तब तक आप न माने कि आपका इंटरव्यू ख़राब हुआ। मुझसे तो जो मुझे लगता था पहले इंटरव्यू देने से पहले, रिजल्ट आने से पहले, तो मुझे तो ये लगता था कि मेरा इंटरव्यू एकदम ख़राब हो गया। मुझसे अभी फर्स्ट रैंक तो दूर की बात है, मैं तो ये तक सोचने लगा था कि मैं तो रिजल्ट से बाहर हो गया, मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट रैंक आनी अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो आपका इंटरव्यू अगर आपने पहले भी दे दिया और आपको लगता है कि आपका ख़राब हुआ है तो आप बेफिक्र रहिए, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता किसी को नहीं पता कि किसका अच्छा हुआ किसका बुरा हुआ है। तो उम्मीद है कि आज से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि इंटरव्यू में हम किस हिसाब से अपनी तैयारी करें। अब रही बात कि हम मॉक इंटरव्यू दें या फिर ना दें, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। और साथ में आपको ये बात भी बता दूं कि जो मैंने एक टाइम था जिसमें मैंने जो रीट है, रीट से हम स्टार्ट करें, रीट 2021 में हुई थी, उसमें 150 में से 138 सवाल मेरे सही थे जो कि रद्द हो गई। फिर रीट दोबारा हुई, उसमें मेरा जो थर्ड ग्रेड है उसमें उर्दू से सिलेक्शन हो गया था। फिर सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, उसमें मेरा जो आरपीएससी ने रिज़ल्ट जारी किया एडिशनल, उसमें मेरा हो गया था। और लेकिन मैंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं करवाई थी। क्यों? क्योंकि आरपीएससी सेकंड ईयर का जो रिज़ल्ट आया उससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड है उसका रिज़ल्ट आ गया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। इसमें मेरे काफ़ी नंबर थे, ठीक है, मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई। जब नंबर 100 हुए थे तो जो फाइनल मेरिट रही उससे तकरीबन 15 नंबर मेरे ज़्यादा थे, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाता। मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई। फर्स्ट ग्रेड में मेरा जो रैंक है वो 4th थी, ठीक है, राजस्थान में 4th रैंक मेरी आई थी। फिर मैंने जून 2023 वाली नेट की ली, नेट क्लियर कर ली जून 2023 वाली। फिर 23 में सेट हुई थी 2023 में, वो भी मैंने क्लियर कर ली। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है वो 2023 का नोटिफिकेशन था, 2024 में इसकी एग्ज़ाम हुई थी, 2025 में इसका रिज़ल्ट आया और मैंने फर्स्ट रैंक से क्लियर कर ली। इसके बाद में मैंने बात करूँ तो मैंने RAS प्री 2 बार क्लियर कर ली। हालांकि एक बार मेंस दिया नहीं, एक बार मेंस दिया तो उसमें मेंस में मेरा नहीं हुआ, लेकिन 2 बार प्री है वो मैंने बआसानी क्लियर कर ली। इतनी सारी चीज़ करने के बावजूद मैंने आज तक किसी भी कोचिंग से कोई भी कोचिंग नहीं ली, ऑफलाइन भी नहीं ली, ऑनलाइन भी नहीं ली, कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया, ठीक है। तो एक बात तो ये कि आप भी बिना कोचिंग किए, बिना कोई कोर्स खरीदे बआसानी सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन ही नहीं बल्कि आप टॉप भी कर सकते हो। तो कोचिंग वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सको। अगर आप कर सको तो कोचिंग वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए कि पिछले 3-4 सालों से जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें कोचिंग से ज़्यादा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप देख लो अपने आसपास में जो भी हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हो। अब हम बात कर रहे थे कि जो मॉक इंटरव्यू है वो दें या फिर ना दें, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपके अंदर झिझक है, हेजिटेशन है,
तो आप एक आध मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। और अगर आप बोलने में माहिर हो, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो, तो आपको वो आपकी मर्ज़ी है, लो या नो ना लो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मॉक इंटरव्यू है वो दो ही दो। इसका कोई भी क्या बोलते हैं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप मॉक इंटरव्यू दो। आप बिना मॉक इंटरव्यू दिए भी जा सकते हो और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। हमारे साथ में एक स्टूडेंट थे जो पिछली बार जिन्होंने दिया था, उनका इंटरव्यू अच्छा हुआ था, उन्होंने कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। उनके तकरीबन 16-17 के आसपास नंबर थे। कोई भी कोचिंग वगैरह से कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया और 16-17 नंबर उन्होंने हासिल कर लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद की मेहनत से। तो आप भी हासिल कर सकते हो बिना मॉक इंटरव्यू दिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोचिंग वगैरह से बड़ी बड़ी फ़ीस देकर मॉक इंटरव्यू देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहो तो कोई मसला नहीं, अच्छी बात, आप दे सकते हो। बिना कोचिंग के भी आप गवर्नमेंट सर्विस में आ सकते हो, बल्कि टॉप भी कर सकते हो। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को शुरू से आखिर देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।